अब मेल्स की बात करें तो मेल्स में जैसे टेस्टिस से स्पर्म बनता है और उसके बाद फिर वो नले से होके निकलता है और उसके बाद पेनिस से बाहर जाता है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत होती है, जैसे टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन पा रहा है या स्पर्म कम बन रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें मेल्स हैं लेकिन स्पर्म नहीं बन रहा है। जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं और भी बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें दिखने में वो पुरुष है लेकिन जेनेटिकली उसमें स्पर्म्स नहीं बन पाते हैं। नवजात शिशुओं में आपने सुना होगा कि अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है, कि मतलब टेस्टिस ऊपर चढ़ी हुई थी, नीचे स्क्रोटम में आई ही नहीं। तो अगर वो जल्दी आइडेंटिफाई नहीं किया, अर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया, पेरेंट्स ने, डॉक्टर्स ने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो वो बिकॉज बॉडी के अंदर तो टेम्परेचर हाई होता है, टेस्टिस बाहर स्क्रोटम में रहती हैं तो वो टेम्परेचर उनका लो रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 डिग्रीज बॉडी से लोअर टेम्परेचर रहता है। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस में क्या होता है कि अगर टेस्टिस ऊपर बॉडी के अंदर ही रह गई, स्क्रोटम में नहीं आ पाई, तो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं। जब तक बच्चा एडल्ट फॉर्म में आता है, जब तक बड़ा होता है, तब तक टेस्टिस ख़राब हो जाती हैं। सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, तो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एयर एक्सपोजर नहीं होता है, टाइट क्लोथिंग की वजह से हाई टेम्परेचर इकट्ठा हो जाता है। मतलब तो अंडर गारमेंट की बात कर रही हैं? अंडर गारमेंट्स, पैंट्स, जैसे बहुत टाइट जीन्स पहनने का चलन था है अभी भी चलन है। बिल्कुल, अब तो फिर से फ्लेयर्ड जीन्स का फैशन है, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग का फैशन था, बोथ मेल्स में, फीमेल्स में। हाँ। तो उसमें फीमेल्स को तो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हुई, लेग में, यहाँ तक कि ऐसे भी किस्से सुनने में आए कि बेहोश होकर गिर गई क्योंकि पैरों से ब्लड सप्लाई हार्ट तक पहुँच ही नहीं पाई जी। मेल्स में बिकॉज ऑफ टाइट क्लोथिंग स्क्रोटम में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और टेस्टिस खराब होने का डर रहता है, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस पुअर हो जाता है, स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाती है। ओके। और जैसे जो लोग हाई टेम्परेचर्स पे काम करते हैं प्रोफेशंस में, जैसे जो लोग सन एक्सपोजर, जिनका पूरे दिन भर धूप में खड़ा रहना है, या फिर फर्नेस में काम करते हैं जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है। तो उनको एडवाइस किया जाता है कि आप थोड़ा सा कवर में रहें, थोड़ा शेड में रहें, आप कैप यूज़ करें, थोड़ा एक शेड में खड़े रहने की कोशिश करें। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो मैडम वैसे भी हाई टेम्परेचर रहता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो पूरे सन में ही खड़े हैं। अगर डेजर्ट्स की बात करें तो इंसान अगर धूप में खड़ा रहेगा पूरे दिन तो वैसे ही चक्कर खा के गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हाई टेम्परेचर्स होते हैं बट लोग उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं, पूरे दिन भर धूप में नहीं खड़े। या उन्होंने अडॉप्ट कर लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। बॉडी की हीट अगर बहुत ज़्यादा होती है तो कोई भी, आपने देखा होगा कि पर्सन चक्कर खा के गिर सकता है, बॉडी की पूरी ओवरऑल फंक्शंस पे असर पड़ता है। तो ऐसे ही टेस्टिकुलर फंक्शंस पे भी असर पड़ता है। एक सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं लैपटॉप सिंड्रोम। इट्स नॉट अ टेक्स्ट बुक थिंग, बट जो लोग आईटी वाले लोग स्पेशली, जैसे अपने पैरों पे लैपटॉप को रख के घंटों घंटों काम करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, तो लैपटॉप की हीट भी अफेक्ट करती है। अच्छा। बिल्कुल, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म काउंट लो हो जाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा कॉमन है। लैपटॉप तो मतलब उसका नाम ही लैपटॉप है। बिल्कुल, लैब पे रख के ही चलाते हैं। तो लैब पे रख के कभी नहीं चलाना चाहिए उसको, हमेशा एक प्रॉपर टेबल पे, बेड पे। अच्छा, उसकी जो हीट होती है उसकी वजह से भी फर्क आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाई टेम्परेचर्स हों किसी भी कारण से तो उससे स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट होती है, स्पर्म काउंट लो हो जाता है। सुन लो भाई, ये नई जानकारी है टाइट क्लोथिंग की, लैपटॉप की, आईटी वालों सुन लो। अब बात करें तो अगर स्पर्म अच्छा बन रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रुकावट हो सकती है। तो अगर कहीं भी ट्यूब में रुकावट होती है, ये जेनेटिकली भी होती है, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस भी होती है, तो स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाता। मतलब टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे हैं, नॉर्मल बन रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये एक फैक्टर होता है। उसके अलावा पेनाइल फैक्टर्स होते हैं कि पेनाइल ऑब्स्ट्रक्शन है, हाइपोस्पेडियास है, या और भी कोई कारण है जिसकी वजह से स्पर्म डिपोजिशन नहीं हो पाता। स्पर्म बन रहा है, ट्यूब में आ भी रहा है, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं हो पाता फीमेल जेनाइटेलिया के अंदर। तो ये फैक्टर्स मेल डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा जो स्पर्मेटोजेनेसिस को हैम्पर करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो भी हैं, जैसे कि स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, स्मोकिंग और एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये सब चीज़ें भी किसी ना किसी फॉर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करती हैं और स्पर्म काउंट को हैम्पर करती हैं।